are most welcome on the digital classes of SGC. Today we broadly discuss about the subject carbohydrate of BA first semester Home Science Code 101 according to the Deen Dayal Upadhyay Gorakhpur syllabus. Now we start carbohydrate. आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों पिछली वीडियो में हमने आहार और पोषण के बारे में पढ़ा था, जिसमें पोषण में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है प्रमुख भूमिका होती है और हम अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और हमारे भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में दिखाई देता है। जैसे हम थाली में रोटी और चावल क्या होता है हमारे ज़्यादा होता है, तो हम जो ऊर्जा होता है तो ऊर्जा कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं, क्योंकि वसा है तो वसा का पाचन आसानी से हो नहीं पाता है, वसा का पाचन नहीं हो पाता है, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, किस रूपों में लिया जाता है। आज हम विस्तार पूर्वक कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को हम श्वेत शर्करा भी कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वह CH2O होता है, CH2O होता है। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यह कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। जैसे हमारे जो हाइड्रोजन है कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 1, तो इसमें H और O का जो अनुपात होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वह जल के समान, जल का सूत्र हमारा क्या होता है H2O, तो जल के समान 2:1 का होता है। इसका जो अनुपात होता है वह जल के समान 2:1 का होता है। इसका रासायनिक सूत्र CnH2ON, जहाँ N = C की क्या है संख्या है, तो C जो हमारा होता है वो क्या होता है 6 होता है। तो यानी कि जो कार्बन होता है ये 6 से अधिक या 6 से कम होता है, 6 से अधिक या 6 से कम होता है। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन्स होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि पोषण की दृष्टि से यह क्या होता है सर्वोच्च स्थान पे होता है। हम क्या करते हैं ज़्यादातर ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को अपने आहार में ज़्यादा मात्रा में शामिल करते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने बताया था कि जो भारतीय आहार है, तो भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 70% होती है। जैसे कि हम रोटी और चावल, उसके बाद से आलू वगैरह क्या करते हैं ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, सब्जियां आहार में ज़्यादा शामिल करते हैं। उसके बाद से जो वनस्पति जगत होता है, तो वनस्पति जगत में कार्बोहाइड्रेट कैसे प्राप्त करते हैं पेड़ पौधे, तो कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वनस्पतियों में पेड़ पौधों में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में आप जानते होंगे सूर्य के प्रकाश में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया द्वारा होता है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। तो जो पौधे हैं हमारे वह क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे करते हैं, तो क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। रासायनिक रूप से जैसा कि हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है सजीवों के शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। सबसे प्रमुख कार्य होता है इसका ऊर्जा प्रदान करना। अब ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त करता है, पहला ग्लूकोज
ग्लाइकोजन, शर्करा आदि कुछ कार्बोहाइड्रेट शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं, शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण करते हैं। अब शरीर के रचनात्मक तत्वों का निर्माण दो प्रकार से होता है, पहला सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज जो होते हैं वो क्या करते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। सेल वाल जो आपने सुना होगा, सेल वाल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है काइटिन और पेक्टिन। तो काइटिन और पेक्टिन क्या करता है, नाखून और कीड़ों के पंख आदि का निर्माण करता है। तो सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज जटिल पदार्थ है, क्या है, पॉलीसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज का बहुलक होता है। इसका कार्य होता है कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना। उसके बाद जो हमारा हेमीसेलुलोज होता है यह पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यह जाइलम मैनन्स मिकोमैनन्स के पॉलीसैकेराइड के मिश्रण होते हैं। उसके बाद काइटिन जो होता है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तो क्या होता है, दो प्रकार से होता है, शरीर के रचनात्मक तत्वों का क्या निर्माण दो प्रकार से होता है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज जो कि पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं, काइटिन और पेक्टिन नाखून और कीड़ों के पंख आदि का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो शरीर में हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है तो दो रूपों से हम प्राप्त करते हैं, पहला स्टार्च के रूप में, दूसरा शुगर के रूप में या चीनी के रूप में। तो पहला स्टार्च या मांड के रूप में होता है। तो स्टार्च और मांड हम कैसे करते हैं, जैसे इसमें हम गेहूं, चावल, दाल, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज, ज्वार और जड़ों वाली सब्जियां होती हैं। स्टार्च के रूप में जैसे हम क्या होता है, जिलेटिनीकरण सुना होगा आपने कि अनाजों को पानी में उबालने की प्रक्रिया जटिल संरचना क्या होती है, आसान हो जाती है, इसे हम जिलेटिनीकरण कहते हैं। तो चावल के अंदर जब पानी चला एब्जॉर्ब कर जाता है तो वह क्या होता है, फूल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जिलेटिनीकरण। यानी कि चावल को हम क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं और उबाल करके उसके बाद उसको खाते हैं क्योंकि वो आसानी से हम क्या करें, निगल सकें। उसके बाद दालों को भी हम पकाने की प्रक्रिया करते हैं। फिर जैसे डेक्स्ट्रीन आप देखेंगे तो कच्चा चावल जैसे भूनने पर लाल रंग का हो जाता है या रोटी को सेकने पर लाल रंग का हो जाता है। भोजन चबाने पे क्या करता है, जो मीठा स्वाद आता है हमारा किसके कारण होता है, डेक्स्ट्रीन के कारण होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्च के रूप में अनाजों से, चाहे वो जिलेटिनीकरण करके या डेक्स्ट्रीकरण से, चाहे जैसे हम क्या करते हैं, भोजन को स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हमारा शुगर मतलब चीनी। जैसे कि हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में क्या होता है, कुछ नहीं मिला रहता है, लेकिन पके हुए फ्रूट हमें क्या लगते हैं, मीठा लगते हैं, तो उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। जैसे केला, अमरूद, सेब, गन्ना, इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम बिना पकाए भी खाते हैं। छोहाड़ा, मुनक्का, अंजीर, शहद, मीठी सब्जी आदि। यानी कि जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट होता है दो प्रकार से प्राप्त करते हैं, एक कच्चे रूप में यानी कि उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रकृति से प्राप्त करके डायरेक्ट खा लेते हैं, और दूसरा स्टार्च के रूप में उन्हें हम पका करके खाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, दाल, मक्का, अनाज, सब्जियां आदि। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण अब हम करेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि दो भाग में टूटते। पहला सिंपल साधारण शर्करा और दूसरा कॉम्प्लेक्स जटिल शर्करा। उसके बाद जो हमारा सिंपल होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है, दो रूपों में टूटता है, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड।
मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। और उसके बाद से हमारा क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है ये पॉलीसैकेराइड में टूटता है। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं इसका भी क्या होता है, 3 रूप होता है, 3 रूपों में पाया जाता है। पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। मोनोसैकेराइड में हमारा क्या होता है, 1 सैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड में क्या होते हैं, 2 होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक होते हैं, अनेक होते हैं। तो यह हमारा मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड हो गया। तो जो पॉलीसैकेराइड है वो हमारा क्या है, सबसे जटिल संरचना होती है। पॉलीसैकेराइड हमारा सबसे जटिल संरचना होती है। और मोनोसैकेराइड में हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज को जानेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है और ग्लैक्टोज क्या होता है। अब हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लूकोज क्या होता है। तो जो ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड का सबसे प्रमुख चीज हमारा क्या है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसे हम ब्लड शुगर, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, क्वाइनोबाडी, करंट कार्बोहाइड्रेट, डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं। तो रक्त में जो कार्बोज का अवशोषण होता है, अवशोषण किसमें होता है, ग्लूकोज में होता है। रक्त में कार्बोज का अवशोषण ग्लूकोज में होता है। ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने पर वो क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन में बदल जाता है, यकृत और मांसपेशियों में हमारा इकट्ठा हो जाता है। जब हम कभी कभी दैवीय आपदा के कारण या हमारे एथलीट होते हैं या जिम्नास्टिक होते हैं, कोई भी क्या करते हैं, हमें ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, नहीं ले पाते हैं, या हम उस समय ऊर्जा नहीं ले पाते, कुछ खाते नहीं हैं, तो हमें क्या होता है, करंट एनर्जी देने के लिए ग्लूकोज का सेवन करते हैं। हम ग्लूकोज लेते हैं और तुरंत हमारी बॉडी क्या हो जाती है, एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए, और ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में क्या रहता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर इकट्ठा रहता है। तो कभी कभी हमें भोजन नहीं मिल पाता है, तब भी हम कई दिनों तक जिंदा रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज इकट्ठा रहता है और वह हमें एनर्जी देता रहता है। तो ग्लाइकोजन क्या करता है, हमें ग्लूकोज हमें एनर्जी देने लगता है। तो स्वस्थ शरीर में 80 से 120 mg होना चाहिए ग्लूकोज, और बॉडी में ग्लूकोज अधिक होने पर डायबिटीज हो जाता है। और जो ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है वो हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ग्लूकोज का संग्रहित रूप क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो अब हम ग्लूकोज को देखेंगे। ग्लूकोज को अन्य नाम डेक्सट्रोज, ग्रेप शर्करा तथा कॉर्न शुगर, काइनोबाडी और रक्त शर्करा भी कहते हैं। कॉर्न शुगर और शर्करा है, ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्बोज पदार्थों से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर रक्त द्वारा शरीर के ऊतकों में शक्ति ऊर्जा देने का कार्य करती है। ग्लूकोज शहद, गन्ना, चुकंदर, मक्का इत्यादि में मिलता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 80 से 100 mg प्रति 100 mm है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या हो जाता है, हमें डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। और ग्लूकोज वसा में परिवर्तित होकर क्या करता है,
शरीर का वजन बढ़ाता है। ग्लूकोज वसा में परिवर्तित होकर शरीर का वजन बढ़ाता है। जब वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, वसा में परिवर्तित होकर के और शरीर का वजन हमारे बढ़ने लगता है। ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा जो होती है वो ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत और मांसपेशियों में क्या होता है, संग्रहित रहती हैं। और जैसा कि हमने बताया था कि अगर हमें भोजन नहीं मिल पाता है या हम किसी कारण से कमज़ोर महसूस करते हैं तो हमें क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है वह ग्लूकोज के रूप में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसमें हम देखेंगे कि दो प्रक्रिया होती हैं, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। अगर हम भोजन करते हैं, सुबह के समय भोजन करते हैं तो दिन भर काम करते हैं, शाम को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी हम ग्लाइकोजन के रूप में क्या रहता है, कन्वर्ट रहता है। तो दो चीज़ देखेंगे। पहला, जो हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ग्लूकोज का से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। यानी कि जब ग्लूकोज से हमारा क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, टूट रहा है, तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहला रही है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। और जब ग्लाइकोजन क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था कि जब ग्लूकोज हमें नहीं मिल पाता है या खाना नहीं खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या रहता है, मांसपेशियों में, यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है। जैसे हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए हमें एनर्जी मिल रही है, हम खाना तो खा नहीं रहे हैं, हम ग्लूकोज ले रहे हैं। क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि ग्लाइकोजन जो हम स्टोर है वो क्या हो रहा है, टूट करके हमें एनर्जी दे रहा है ग्लूकोज के रूप में। इसलिए हम क्या करना है, बोल रहे हैं, आपको समझा पा रहे हैं। तो जो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में जब विघटित होता है तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। यह बहुत प्रमुख प्रक्रिया है कि जब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लाइकोजन में हमारा स्टोर होता है, तो इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में विघटित होता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। अब हम ग्लैक्टोज के बारे में जानेंगे। ग्लैक्टोज को यह शर्करा अन्य शर्कराओं के समान भोज्य पदार्थों में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता। दूध में ग्लैक्टोज शर्करा के घटक के रूप में मिलता है तथा दूध के पाचन के बाद बनती है। तो जो ग्लैक्टोज होता है, तो ग्लैक्टोज को हम क्या किस नाम से जानते हैं, तो ग्लैक्टोज को हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। ग्लैक्टोज को हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। यह स्वतंत्र रूप से प्रकृति में विद्यमान नहीं होता है और माइंड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने पर हमें ग्लैक्टोसिनिया हो जाता है। अगर हमारे ब्रेन में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो गई तो हमें क्या हो जाता है, ग्लैक्टोसिनिया हो जाता है। ग्लैक्टोसिनिया हो जाता है। यानी कि मेन चीज़ यह है कि जो हमारा ग्लैक्टोज होता है इसको हम ब्रेन शुगर के रूप में जानते हैं या ब्रेन शुगर भी कहते हैं। उसके माइंड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने पे हमें ग्लैक्टोसिनिया हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होता है इसका फ्रक्टोज शर्करा का दूसरा नाम क्या है, लेबुलोज। फ्रक्टोज शर्करा का दूसरा नाम लेबुलोज है। लेबुलोज को हम एक नाम से और जानते हैं, लेबुलोज को हम हनी शर्करा के नाम से जानते हैं। लेबुलोज को हम हनी शर्करा के नाम से जानते हैं। हनी में लेबुलोज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और यह क्या होता है, फल की शर्करा होती है। फल की शर्करा होती है अर्थात इसमें क्या होता है, यह अधिक मीठा होता है। फ्रक्टोज जो होता है हमारे अन्य शर्करा की तुलना में अधिक मीठा होता है, क्योंकि क्या होता है, यह फल शर्करा होता है।
फलों में पाया जाता है तथा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को शीघ्रता से पूरा करता है। यह जल में विलेय है। फ्रक्टोज 30 से 40% फलों तथा कई सब्जियों में पाया जाता है। यानी कि जो मीठी सब्जियां हमारी होती हैं उनमें प्रायः हम देखेंगे कि फ्रक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज सुक्रोज शर्करा के अपघटन से प्राप्त होता है। सुक्रोज शर्करा के अपघटन से प्राप्त होता है। अब पहला जो हमारा था जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, यानी कि मोनोसैकेराइड के हमारे 3 पार्ट थे, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। तो तीनों को हमने बताया। अब हम आते हैं डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड में जैसा कि हमने बताया था कि 2 सैकेराइड होते हैं, तो यहाँ पे डाइसैकेराइड 2 सरल शर्करा का योग होता है। यह जल में क्या होता है, विलेय होता है और इसके रवे जो होते हैं वो यह कम मीठे होते हैं। अम्ल, एंजाइम तथा गर्मी से ये सरलतम शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं और यह भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। यह भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को हम क्या कहते हैं, सुक्रोज को हम गन्ने की शर्करा या चीनी की शर्करा कहते हैं। यह किसमें पाया जाता है, सुक्रोज टेबल शुगर या के चुकंदर, गन्ने की शर्करा इसे कहा जाता है। और घरेलू स्तर पे हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। सुक्रोज पहले ग्लूकोज फॉर्म में चेंज होता है और जब यह टूटेगा तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। तो सुक्रोज क्या होता है, गर्म अम्ल तथा एंजाइम की क्रिया से सुक्रोज से 1 अणु ग्लूकोज का तथा 1 अणु फ्रक्टोज का प्राप्त होता है। जैसा कि हमने बताया है कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। नेक्स्ट हमारा आता है माल्टोज। माल्टोज, जैसा कि हमने बताया था कि माल्टोज को हम क्या कहते हैं, मंड शर्करा, जो हमें क्या होता है, माड़ के रूप में या स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। तो मंड शर्करा जो होता है जौ शर्करा कहते हैं और यह शराब बनाने में 2 ग्लूकोज मिला करके 1 माल्टोज की प्राप्ति होती है। माल्टोज अनाजों पे मिलता है। माल्टोज अनाजों के अंकुरण के समय अम्ल उष्णता तथा एंजाइम अमाइलेज द्वारा स्टार्च का अपघटन होकर माल्टोज बनती है। माल्टोज का अपघटन होने पर ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं तथा ग्लूकोज के 2 अणु के जुड़े होने पर ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते, ग्लूकोज के 2 अणु जुड़े होने पर 1 अणु माल्टोज एवं 1 अणु पानी का बनता है। ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस माल्टोज प्लस पानी। फिर हमने बताया जैसा कि जो हमारा डाइसैकेराइड था उसके 3 भाग थे। पहला माल्टोज यानी कि मंड शर्करा, लैक्टोज यानी कि मिल्क शर्करा, उसके बाद सुक्रोज। फिर हम पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड जैसा कि हमने बताया था इसमें क्या होते हैं, 2 से अधिक सैकेराइड यानी अधिक सैकेराइड होते हैं। यह कई जटिल कार्बोज पदार्थों का समूह होता है जो पानी में सामान्यतः क्या होता है, अविलेय है तथा स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। शरीर में इनका पाचन क्या होता है, कई बार अपूर्ण होता है, यानी कि आसानी से पाचन नहीं होता है। तो हम क्या देखेंगे, स्टार्च देखेंगे। तो स्टार्च क्या होता है, स्टार्च के रूप में हमने बताया था कि हम क्या करते हैं, पौधे कार्बोज पदार्थ संग्रहित करते हैं जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर शक्ति प्राप्त होती है। अनाज में 65 से 85% और बीज एवं कंद में 19 से 35% तथा फल और अन्य सब्जियों में 2 से 10% स्टार्च मिलता है। स्टार्च पानी में अविलेय होता है। स्टार्च में 2 प्रमुख घटक हैं।
पहला सेलुलोज, सेलुलोज। तो सेलुलोज रेशे वाले तत्व के रूप में प्रत्येक फल तथा बीज के ऊपरी एक आवरण स्वरूप में पाए जाते हैं। सेलुलोज पानी में अविलेय है तथा इनका शरीर में पाचन नहीं होता है। तो सेलुलोज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? अंजीर में पाया जाता है, अनाज के छिलके में। अगर व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारी हो तो हमें क्या देना चाहिए? सेलुलोज देना चाहिए। और अक्सर करके ये क्या करता है? आंत की जो क्रमाकुंचन गति होती है उसको मेंटेन करता है, क्रमाकुंचन गति को मेंटेन करता है। क्रमाकुंचन गति को मेंटेन करता है। अब हम देखेंगे भोजन छोटी आंत में शीघ्रता से आगे पहुंच जाता है। क्यों? क्रमाकुंचन गति में, यानी कि भोजन को यह क्या करता है? सरल बना देता है। जैसे कि हमारा जब कोई चीज़ कच्चा रहता है, चावल हम कच्चा खाएं तो क्या होगा? नहीं खा पाएंगे। लेकिन जब हम उसे पका करके, जैसे हमने जिलेटिनीकरण बनाया था, तो सरल लवों में टूट जाता है, चावल पक जाता है और आसानी से हम उसको क्या करते हैं? निगल लेते हैं। तो शीघ्रता से भोज्य पदार्थ अधिक समय तक एक स्थान पर रहने से समस्त भोज्य तत्वों को अवशोषित होने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। छोटी आंत के स्नायु पेशियों में संकुचन को उत्तेजित करते हैं, जिससे कब्ज की अवस्था उत्पन्न तथा विकसित नहीं हो पाती। सेलुलोज भोज्य पदार्थ के साथ पकाए जाने पर नरम होकर के क्या करते हैं? टूट जाते हैं, जिससे भोज्य पदार्थों पर पाचक रसों की क्रिया सुलभ हो जाती है। यह साबुत अनाज, दालों, फलों और सब्जियों में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। इसे रेशे वाले तत्व या रफेज भी कहते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट के स्वास्थ्य लाभ देखेंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से लाभ होते हैं? तो पहला, यह हमें शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और उसके बाद अपलिफ्ट मूड, बेहतर नींद में मदद करता है। जैसे कि हमें भोजन ना मिले तो हमें नींद अच्छी से नहीं आएगी। उसके बाद से शरीर को फाइबर प्रदान करता है। अगर रेशा न हो तब भी भोजन का पाचन, चिकने पदार्थ जो होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे पेट को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे हम मैदे की कोई चीज़ खाते हैं तो क्या करते हैं? जंक फ्रूट में रखते हैं, क्योंकि उनका पाचन नहीं हो पाता है। और अक्सर करके हम फाइबर या रेशे युक्त पदार्थ खाते हैं तो उससे क्या होता है? हमारे भोजन का पाचन आसानी से हो जाता है। फिर रोगों को रोकने में मदद करता है। जब हम क्या करेंगे? पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगा, एनर्जी रहेगी, तो हम काम करेंगे, हमें कोई रोग नहीं होगा। इसलिए जब हमें क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हमें तमाम रोग से हम ग्रसित हो जाएंगे। और ब्लड क्लॉट को क्या करता है? रोकता है, जमने से रोकता है। फिर वजन नियंत्रित करने के लिए उपयोगी होता है। जैसा कि बताए थे कि अगर वो क्या होगा? ग्लूकोज हमारा जो है फैट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वजन हमारा क्या होगा? बढ़ने लगेगा। इसलिए हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे वजन को नियंत्रित करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की जगह हम वसा से ज़्यादा एनर्जी लेने लगे, ऊर्जा लेने लगे, तो क्या होगा? हमारा वजन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम आसानी से कर लेते हैं, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। जैसा कि हमने कहा था, सेलुलोज जो होता है क्रमाकुंचन गति में क्या करता है? मेंटेन करता है। फिर एथलीटों के लिए सर्वश्रेष्ठ पोषक तत्व जो धावक होते हैं, अचानक से हमारा सांस फूलने लगे या हमें कमजोरी होती है तो ग्लूकोज हमें क्या करता है? करंट एनर्जी देता है। और कई दिनों तक अगर हम क्या उपवास रखते हैं या कुछ रखते हैं तो क्यों रख लेते हैं? क्योंकि ग्लूकोज हमें क्या करता है? ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट रहता है और हमें एनर्जी देता रहता है। तीव्र स्मृति रखने में मदद करता है। जब हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट एनर्जी रहेगी तो हमारा माइंड क्या करेगा? अच्छे से काम करेगा। इसलिए हमारे स्मृति में क्या करता है? मदद करता है। अब हम इसी के साथ कुछ अपने प्रश्न को समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा है और हम आकर के और कुछ हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहला, वसा के उपयोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वसा के उपयोग के लिए अगर हम वसा का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन जरूरी है, जल जरूरी है, कार्बोज जरूरी है या विटामिन जरूरी है?
तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा कार्बोज जरूरी है। कार्बोज क्या होता है? ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? कार्बोज भोजन के वसा तथा वसी अम्ल के पूर्ण उपापचय में सहायता करता है। इसकी कमी से वसा का उपापचय अपूर्ण रह जाती है और रक्त की अम्ल कीटोन बॉडीज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हमें क्या हो सकता है? कीटोसिस नामक रोग भी हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधनों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं? तो हमने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हम 2 रूपों में प्राप्त कर सकते हैं, पहला प्राणिज जगत से, वनस्पतिक जगत से। यानी कि हम 2 रूपों में कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्ति के साधन होते हैं वो 2 रूपों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कार्बोहाइड्रेट के एक अणु में कितने परमाणु कार्बन होते हैं? तो हमारा जो सूत्र होता है क्या होता है? CH2O। तो कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है। एक जटिल कार्बोज है। जटिल कार्बोज कौन सा होता है? स्टार्च, पेक्टिन, ग्लाइकोजन। जटिल कार्बोज हमारा सेलुलोज होता है। जटिल कार्बोज हमारा सेलुलोज होता है, माँ के दूध में उपस्थित रहता है। तो हमने बताया था दूध जो होता है वो क्या होता है? लैक्टोज। तो ये लैक्टोज उपस्थित रहता है। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो उन्हें किससे ऊर्जा मिलती है? तो उन्हें कार्बोज से ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि जैसे इंसान कार्बोज का उपयोग करता है स्टोर करके, उसी तरह से पेड़ पौधे भी करते हैं। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मूत्र के साथ बाहर निकलने लगता है। यह लक्षण किसका है? तो यह लक्षण हमारा मधुमेह का है। जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हमारे अंदर क्या हो जाता है? बार बार मूत्र त्याग होने लगता है और हमें मधुमेह नामक रोग हो जाता है। जब क्या होता है? शर्करा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो हम मधुमेह से पीड़ित हो जाते हैं। अब लैक्टोज किस में पाया जाता है? शर्करा में, सब्जियों में, फलों में या दूध में? तो लैक्टोज जो होता है हमने बताया था कि दूध में, माँ के दूध में मिलता है, तो दूध शर्करा में। और इसमें हम एक चीज़ और जानेंगे, जो टेस्ट होता है मधुमेह का, ये 3 तरीके का होता है। पहला फलिंगस टेस्ट, बेंडिक टेस्ट और टालेंस टेस्ट। इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में विटामिन के साथ मिलेंगे।